लगभग मध्य रात्रि का समय हो रहा था जब अधीश की नींद खुली। उसके कानों में किसी के पैर घसीट कर चलने की आहट सी आ रही थी। उसने लेटे लेटे ही और ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसे पता चला यह आवाज मैदान मंदिर के पीछे वाले हिस्से से आ रही थी। आज रात अधीश और विभूति को यहीं रुकना था, ऐसा अधिपति कैलाश ने आदेश दिया था और साथ ही साथ उन दोनों से पूरे मैदान की सफाई भी करवाई गई थी। मैदान में कई सारे टेंट गढ़े हुए थे। उनमें वो लोग रहते थे जो मंदिर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे और तत्व सिद्धि में काफी अच्छी पकड़ बना चुके थे। मैदान के चारों तरफ ऊंची ऊंची बाड़ बनी हुई थी जिसके सबसे पास प्रकाश तत्व में सिद्धि हासिल कर चुके सिद्धि धारक थे। उसके बाद वायु सिद्धि में महारत वाले योद्धा और सबसे बाद में अग्नि सिद्धि वाले योद्धा थे। ये व्यवस्था अधिपति कैलाश के सबसे योग्य शिष्य और जल सिद्धि धारक पाणिक के हाथ में थी। कोई भी योद्धा बिना उनसे पूछे अपनी जगह छोड़ नहीं सकता था। इस वक्त पाणिक और अग्नि सिद्धि धारक कुछ योद्धा एक जगह पर बैठ के बातचीत करने में व्यस्त थे। वो सब एक गोल घेरा बना के बैठे हुए थे और उनके बीच आग जल रही थी। उनमें से कुछ योद्धा वो थे जो पूरे मैदान में घूमकर वापस आ चुके थे और उनकी जगह दूसरों ने ले ली थी, और कुछ ऐसे थे जो उनकी जगह लेने के लिए तैयार थे। पाणिक कभी कभार रातों को जागकर सुरक्षा व्यवस्था की जांच करता रहता था। आज भी कुछ वैसा ही था। पाणिक ने एक नजर सब पे डाली और बोल उठा, तुम में से क्या कोई ऐसा है जिसे रात की जिम्मेदारी से मुक्ति लेनी है? सब ये सुनकर हैरत में पड़ गए कि आज से पहले तो उनसे कभी ऐसा सवाल नहीं किया गया। आज क्या बात हो गई जो उनसे ऐसे कहा जा रहा है? सबने एक दूसरे की तरफ देखा पर किसी ने भी हामी नहीं भरी। पर पाणिक के बिल्कुल सामने बैठे योद्धा ने सवाल जरूर किया, ऐसा मुश्किल ही कोई यहां होगा महोदय, पर आपके इस सवाल का मतलब नहीं समझ आया हमें। पाणिक ने मुस्कुराकर उसे देखा। असल में वो यहां रातों को रुकता ही इसलिए था ताकि वो उनकी मन की इच्छा को सही से जान समझ सके, वरना उसे उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं था। होता भी क्यों? वो सब योद्धा अधिपति कैलाश और उसके द्वारा लिए गए हर परीक्षा में उच्चतम अंकों से उत्तीर्ण हुए थे। वो ऐसे सवाल उनसे इसलिए करता रहता था ताकि अगर किसी को कोई समस्या आ रही हो तो वो उसे बेझिझक उनके सामने रखे। पर आज तक किसी भी योद्धा ने वहां से जाने की हामी नहीं भरी थी। इसके बावजूद वो किसी भी योद्धा को 1 महीने से ज्यादा रात की रखवाली के लिए नहीं चुनता था। अधीश को वो आवाज सुनते हुए काफी समय हो गया था। अब उसे यह एहसास होने लगा था कि यह आवाज जो वो लगातार सुन रहा था वो किसी के चलने की नहीं थी, बल्कि कोई मंदिर के पीछे इस वक्त अभ्यास में जुटा हुआ था। इतनी रात गए अभ्यास के बारे में सोचकर अधीश को हैरानी हुई। उसने अब विभूति को जगा लेना जरूरी समझा। विभूति की नींद थोड़ी देर से खुली। वो ज्यादा ही थका हुआ था। उसने भी आवाज सुन के वही अनुमान लगाया जो अधीश ने लगाया था। कोई न कोई था जो इस वक्त अभ्यास कर रहा था। दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और अपने टेंट से बाहर आए और धीरे धीरे मंदिर की 4 दीवारी के बगल से होते हुए मंदिर के पीछे जाने लगे। उन्होंने एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाई हुई थी ताकि अगर कोई अचानक से हमला करे तो दोनों लोग एक साथ ही उसकी चपेट में ना आए। मंदिर के पीछे पहुंचने से पहले उन्हें वातावरण में कुछ गर्माहट का एहसास होने लगा था और उजाला भी काफी बढ़ गया था। और वो उजाला चांद की रोशनी का नहीं था। वो बिना आवाज किए हुए मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां उन्हें एक हैरत अंगेज दृश्य दिखाई दिया। एक योद्धा जिसने स्वर्ण कवच पहन रखा था और साथ साथ उस कवच के जैसा ही मुखौटा भी पहन रखा था। वो योद्धा एक हाथ में 2धारी तलवार को लेकर और दूसरे हाथ में वजनदार ढाल लेकर युद्ध अभ्यास में जुटा हुआ था। उसकी फुर्ती और वार करने की तकनीक देखने लायक थी। पर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने अधीश के होश उड़ाकर रखे हुए थे वो था उस योद्धा के पूरे कवच का आग से घिरा होना, मानो किसी ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग लगा दी हो। पर यहां ऐसा नहीं था। ये योद्धा एक सिद्धि धारक था
जिसने अग्नि सिद्धि के उच्चतम स्तर को छू लिया था और अभी भी अभ्यास में तल्लीनता से लगा हुआ था। अधीश और विभूति मंत्रमुग्ध होकर उसे अभ्यास करते देख रहे थे। तभी उस योद्धा की नजर उन दोनों पर पड़ी। वो तुरंत रुका। उसने मुखौटे के अंदर से ही उन दोनों को घूरा। वो दोनों भी ये समझ गए थे कि वो पकड़े जा चुके हैं, इसलिए वहीं खड़े रहे। छुपने या भागने की कोशिश उन्होंने नहीं की। योद्धा के कवच पर लगी हुई आग धीरे धीरे मध्यम होती गई और अंत में बिल्कुल ही बुझ गई। उसने धीरे से अपना मुखौटा उतारा। योद्धा का चेहरा देखते ही अधीश और विभूति को जोर का झटका लगा। अब उन्होंने वहां से पहले ही निकल जाने के इरादे पर विचार करना शुरू कर दिया था। वो अधिपति कैलाश थे, जो वहां आधी रात को वहां अभ्यास कर रहे थे। वो धीरे से अधीश और विभूति की तरफ बढ़े। चुपचाप सोते रहने में तुम्हारा क्या जा रहा था, जो इस नई मुसीबत में फंसा दिया? विभूति धीरे से फुसफुसाया। अधीश कुछ कहता उससे पहले ही अधिपति कैलाश उन दोनों के नजदीक आ पहुंचे। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? अधिपति कैलाश ने पूछा। आपने ही तो सजा दी थी, अब आप ही पूछ रहे हैं, विभूति बोल पड़ा। अधिपति कैलाश विभूति को घूरते हुए बोले, मैंने तुम्हें आधी रात को चोरों की तरह मंदिर के पीछे खड़े रहने की सजा दी थी। अब विभूति चुप। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अधीश को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अचानक अधीश के दिमाग में एक विचार आया और वो बोला, मुझे देवयानी के अभियान के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। अधिपति कैलाश ने अब पहले से भी ज्यादा घूरते हुए कहा, कैसा अभियान? किस अभियान की बात कर रहे हो तुम? अधीश ने न चाहते हुए भी आगे बताने का फैसला किया। उसने उस दिन सुनी हुई सारी बातें अधिपति कैलाश को बता दी। बस एक बात वो थोड़ा घुमाकर बोला। विभूति उसके साथ ही वहां तक गया था। ये बात उसने अपने मन से कह दी, क्योंकि न जाने उसे क्यों ऐसा लग रहा था कि विभूति को लेकर अधिपति कैलाश के भी विचार देवयानी जैसे ही हैं। अधिपति कैलाश ने सारी बातें सुनी। उन्हें यह बात जानकर बड़ी हैरानी हुई थी कि अभियान शुरू होने से पहले ही अभियान के बारे में जानकारी बाहर निकल चुकी थी, जो कि बहुत चिंता की बात थी। उन्हें अधीश से कोई खतरा नहीं था। वो विभूति पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते थे। कुछ देर वहां रात के झिंगुरों की आवाज ही गूंजी या फिर अधिपति कैलाश के टहलने की। अधिपति कैलाश अचानक रुके और उन दोनों के पास आकर बोले, विभूति तुम जाकर सो जाओ, मुझे अकेले में अधीश से बात करनी है। अधीश चाहता था कि जो भी बात हो उन दोनों के सामने ही हो, पर अधिपति कैलाश की बात काटने की हिम्मत उन दोनों में ही नहीं थी। उधर विभूति ने यह सुनकर चैन की सांस ली। वो ज्यादा देर तक अधिपति कैलाश के सामने रुकना नहीं चाहता था। जो भी बात होती वो उसे अधीश के माध्यम से वैसे भी पता चल ही जाने वाली थी। वो तुरंत वहां से निकल गया। अधिपति कैलाश ने उसके दूर होने का इंतजार किया, फिर अधीश से बोले, ये तुमने अच्छा नहीं किया अधीश। एक तो तुमने छुप के हमारी बातें सुनी, और तो और एक बाहरी इंसान को भी तुमने इसमें शामिल कर लिया। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया अधिपति जी, जो हुआ गलती से हुआ, और विभूति को पता चला भी एक गलती ही थी। मैं मानता हूं ये बात, अधीश ने अधिपति कैलाश से बोला। चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें देवयानी के अभियान के बारे में क्या बात करनी है? अधिपति कैलाश ने अधीश से कहा। मैं चाहता हूं कि मैं भी इस अभियान में देवयानी के साथ जाऊं, अधीश ने कहा। वो क्यों भला? अधिपति कैलाश ने पूछा। ताकि कोई खतरा आने पर मैं उसे बचा सकूं। कोई और जवाब अधीश को उस वक्त समझ में नहीं आया। मुस्कुराए अधिपति और मुस्कुराते हुए बोले, अधीश, क्या तुम ये भूल गए कि जितनी बार भी तुम दिव्य कलश की खोज में गए, उतनी बार तुम्हें खोज कर लाने के लिए मुझे कितने योद्धा और सैनिक तुम्हारे पीछे भेजने पड़े? वो सब पुरानी बातें हैं अधिपति जी, अधीश ने धीमी आवाज में कहा। अब ऐसा क्या बदल गया कि तुम संरक्षण लेने के बजाय देने लायक हो गए? अधिपति ने फिर सवाल किया। अधीश के पास सच में इसका कोई जवाब नहीं था, तो वो चुप रहा। अधिपति कैलाश उसके बोलने का इंतजार करते रहे। फिर कुछ देर बाद अधिपति कैलाश खुद बोले,
अधीश, मैं खुद ये चाहता हूं कि तुम इस अभियान में हमारा साथ दो। अधीश ने हैरानी से सर उठाया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अधिपति जी इतनी जल्दी उसकी ये बात मान जाएंगे। उसे तो लग रहा था कि उसे कई तरह के बहाने बनाने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं अधिपति जी उसकी बात पर गौर करेंगे। वो हैरान था, पर अब उसे यह भी लगने लगा था कि मामला बहुत गंभीर था। उसे जितना आसान ये अभियान लग रहा था, उतना आसान ये मामला था नहीं। जरूर कोई गंभीर बात थी जिसकी वजह से उन्हें उसे भी इससे जोड़ना पड़ रहा था। वो चुपचाप उनके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। देखो, ये तो तुम अच्छे से जानते ही हो कि जिसके पास तत्व सिद्धि को साधने की क्षमता नहीं है, वो इसको पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। जो लोग इस विद्या के बिना जन्म लिए हैं, वो इसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हैं। अधिपति कैलाश बोले। जी, आपने सही कहा, अधीश ने सहमति जताई। मैं काफी समय से ऐसे लोगों के लिए सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिन्हें ये शक्तियां नहीं मिली, क्योंकि मेरी खोज और अभी तक का मिला अनुभव ऐसा कहता है कि इस सिद्धि पर काबू पाने के लिए आपके पास जन्म से ये शक्ति प्राप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में मैंने ये वर्गीकरण किया है ताकि तुम जैसे लोग भी अभ्यास कर सको और इन सिद्धियों के बारे में अच्छे से जान सको। और क्या पता एक दिन तुम लोग इस पे काबू पाना सीख ही जाओ। यही वजह रही कि मैंने तुम्हें कभी भी दिव्य कलश की खोज में जाने से रोका नहीं, क्योंकि जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा है उसके हिसाब से ऐसे एक नहीं कई कलशों का अस्तित्व मौजूद है, पर हर किसी के बस में नहीं है। फिर भी मैंने तुम्हें कोशिश करने से नहीं रोका। आजकल लोग भले ही इसे एक प्राचीन कथा मानते हों, पर इसका अस्तित्व है ये मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं। क्या पता अगर मेरे पास ये सिद्धि ना होती तो मैं भी तुम्हारे साथ ही कलश की खोज के अभियान में लगा होता। अंतिम लाइन बोलते बोलते अधिपति कैलाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अधीश हैरानी से अधिपति कैलाश का चेहरा देखता जा रहा था। उसे नहीं याद था कि इससे पहले अधिपति कैलाश से किसी भी विषय पर उसकी इतनी लंबी बातचीत हुई हो। उसे देखते हुए अधिपति कैलाश आगे बोले, और अभी के हालात ये हैं कि मेरे वर्गीकरण और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर किए गए उपायों के बाद से कुछ लोग गुप्त रूप से सिद्धि को प्रकट करने वाली जड़ी बूटियों की अफवाह फैला रहे हैं। मुझे हर दिन कहीं ना कहीं से ये सुनने को मिलता ही रहता है कि आज इस जगह एक व्यक्ति जड़ी बूटी के प्रभाव में आकर मरणासन्न हो गया, तो कहीं दूसरी जगह से भी यही खबर आती है। पिछले कुछ महीनों से इन खबरों में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। ये दुष्ट अब हमारे राज्य के आसपास तक अपनी पकड़ बना चुके हैं। उस दिन जो अजनबी का हुलिया उस योद्धा ने बताया था, वो हुलिया मुझे हर दिन सुनने को मिल रहा है। इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि हो ना हो वही इंसान इस सब फसाद की जड़ है। इसलिए मैं सीधे उसे ही पकड़ना चाहता हूँ। अभी तक मिली जानकारियों और सूचनाओं के हिसाब से मैंने उसके पहाड़ी इलाके में बसे एक छोटे से गांव में मिलने की पुष्टि की है। वो कहीं भी जाए लौट के वहीं दिखाई पड़ता है। कुछ गिने चुने लोगों की सहायता से मैंने उस गांव तक पहुंचने का नक्शा तैयार किया है। इस अभियान की जानकारी भी बहुत कम ही लोगों के पास है, इसलिए मुझे ये बात विभूति को पता चल चुकी है सुनकर अच्छा नहीं लगा। खैर, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। मैं आगे क्या करना है ये तुम्हें कल बताऊंगा। तब तक तुम हमारे बीच की बातों को किसी को नहीं बताओगे सिवाय विभूति के, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसे बहुत कुछ पता चल चुका है। ठीक है अधिपति जी, कहते हुए अधीश ने सर हिलाया। वो अब तक मिली जानकारी को हजम करने की कोशिश कर रहा था। तभी अधिपति कैलाश की आवाज आई, जाओ अब जाकर आराम करो, मैं इस विषय पर कल बात करूंगा। जी ठीक है, कहकर अधीश वहां से चल दिया। अधीश के दिमाग में अनगिनत सवाल आ जा रहे थे, पर वो उनके बारे में कोई भी बात किसी से नहीं कर सकता था सिवाय विभूति के। तो वो सीधा जाकर अपने तंबू में ही रुका, और जैसा कि अपेक्षित था विभूति उसका खुली आंखों से इंतजार कर रहा था। उसने जाकर पहले तो थोड़ा पानी पिया, उसके बाद वो लेट कर आराम करने लगा। अरे ये क्या बात हुई? अंधेरे में विभूति की नाराजगी से भरी आवाज आई। क्या हुआ? अधीश ने बोला, जबकि वो अच्छे से जानता था कि विभूति क्या कहने की कोशिश कर रहा था।
बिना कुछ बताए ही सो जाओगे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अधीश ने एक गहरी सांस ली और अब तक हुई सारी बातें वो विभूति को बताने लगा। दिव्य कलश से लेकर अजनबी तक सारी जानकारियों को वो विभूति को बताता जा रहा था और विभूति सांस रोककर उसकी बातें सुन रहा था। क्या होगी विभूति की प्रतिक्रिया, जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।